रहनुमा काशफ यासीन आपसे मुखातिब है। नाजरीन, मुल्क की मईशत उस मुसाफिर जैसी हो चुकी है जो हर मोड़ पर नया टोल टैक्स दे रहा हो। कहीं बिजली के बिल आवाम की सांसें खींच रहे हैं, कहीं गैस के नेक चूल्हों की हरारत कम कर रहे हैं। हुकूमत IMF के दरवाजे पर उम्मीद का चिराग लिए खड़ी है, मगर दूसरी जानिब आम आदमी की जेब में सिक्कों की आवाज भी कम होती जा रही है। सरमायाकारी के ख्वाब कागजों में अटक गए हैं, बचत की दीवारें नीचे आती दिखाई देती हैं और अब सरकारी अफसरान के असासों पर भी नई नजर रखी जा रही है। कुर्बानी सिर्फ अवाम देंगे या ऐवानों में बैठे लोग भी अपना हिस्सा डालेंगे? आज बात होगी मईशत के उस सफर की जहां वादे बहुत हैं मगर रास्ता अभी भी कठिन दिखाई दे रहा है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात होगी सियासत के ऐवानों में आज हर दरवाजा किसी न किसी सवाल से गूंज रहा है। कहीं जेल की दीवारों के पीछे सेहत और मुलाकातों का मामला जेर बहस है, कहीं अदालतों में तारीख पर तारीख नई कहानी लिख रही है। हुकूमत कहती है सब सहूलतें मौजूद हैं, अपोजिशन दावा करती है कि आवाज दबाई जा रही है। दूसरी तरफ इत्तेहादी सियासत में भी खामोशी के अंदर कई पैगाम छुपे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी के बयानात ने हुकूमत को भी याद दिला दिया कि इक़्तिदार के सफर में हर कदम साथ के बगैर मुमकिन नहीं। आईनी तरमीम की बाज़गश्त हो या बजट की तैयारी, हर तरफ सियासी दर्जा हरारत बढ़ता महसूस होता है। आज देखेंगे कि सियासत के संगामे में असल सच किसके पास है और अवाम के हिस्से में आखिर क्या आने वाला है। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे मशरिक़ वस्ता इस वक्त ऐसे रास्ते पर खड़ा है जहां एक गलत कदम पूरी दुनिया की मईशत और अमन को हिला सकता है। अमेरिका से तेहरान तक जुबानें सख्त हैं, धमकियां तेज हैं और दुनिया की नजरें हर बयान पर जमी हुई हैं। ट्रंप ईरान को खबरदार कर रहा है तो चीन जंग के बजाय मुज़ाकरात की बात कर रहा है। ईरान कहता है दबाव से कुछ हासिल नहीं होगा, जबकि सऊदी अरब खित्ते को नए मुआहदे के जरिए सकून की तरफ ले जाना चाहता है। तेल की मंडियां बेचैन हैं, समुद्री रास्तों की अहमियत बढ़ चुकी है और दुनिया को फिक्र है कि कहीं यह कशीदगी आलमी बहरान में ना बदल जाए। आज बात होगी उसी बदलती सूरत हाल की जहां ताकत, सफारतकारी और मुफादात एक दूसरे के सामने खड़े दिखाई देते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे स्टूडियोज में इस वक्त मौजूद हैं, जिनमें हमारा साथ देंगे आतिफ और असगर चौधरी साहब। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगी सायरा बानो, रहनुमा GDA हैं, और इसके साथ हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर अली इमरान, तर्जुबान PTI पंजाब से हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का वक्त देने के लिए। असगर चौधरी साहब, प्रोग्राम का आगाज से इस वक्त सर मैं आपसे करना चाह रही हूं। हुकूमत ने IMF को बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाने की यकीन दहानी कर दिया, मतलब एक लॉलीपॉप जो है अवाम को दिया जा रहा है, अवाम को ये बताया जाता है। मुसद्दिक मलिक साहब जो है वो कह रहे हैं कि ईद के बाद बिजली की कीमतें जो हैं वो कम हो जाएंगी, कि जिसकी वजह यह है कि विफाकी वजीर जो है वैस लगारी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अगर आपने देखा हो तो उनको एक अवार्ड भी मिला इस हवाले से कि 2024-25 के दौरान तारीखी इस्लाहात की गई हैं उनकी जानिब से। गर्दिशी कर्जे में उनकी तरफ से 780 अरब रुपए की तारीखी कमी हुई है उनकी वजह से, सो एक अवार्ड भी उनको मिला है, लेकिन अवाम खुश नहीं है। क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया आकाशा। इस पे तो कोई शक नहीं है कि अवैस लगारी की कारकर्दगी अगर काबीना के बाकी वज़रा की निस्बत देखा जाए तो बहुत बेहतर है जी। लेकिन देखें एक प्रॉब्लम जो है वो IMF के साथ, और जब भी हम IMF प्रोग्राम में जाते हैं तो छुरी हमेशा गरीब के ऊपर ही चलती है। अच्छा, उसके रीज़न ये होता है कि ये बड़ा इजी टारगेट है, ये सिर्फ बंधे हुए होते हैं, बस सिर्फ इन्हें ज़बह करने की किया जाता है, इन्हें कोई पकड़ना, और फिर ज़ाहिर है कि ये इतने ताकतवर भी नहीं होते कि ज़ाहिर है किसी ताकतवर अदारे के ऊपर आप हाथ डालेंगे, किसी बहुत बड़े आपने बिल्डर के ऊपर हाथ डाल दिया। ये आप गुज़श्ता दिनों आपको पता है ट्विन टावर वाला जो मामला था तो फौरी तौर पर कमेटी बन गई। वो कमेटी वो कराची का एक नेस्ला टावर था, उसके ऊपर तो वो कमेटी नहीं बनी थी। तो इसका मतलब है कि आसान टारगेट जो है वो बिजली सार्फिन है, सो वो तो करना पड़ेगा हमें, इसमें तो कोई शक नहीं है। और हर मरतबा यही यकीन दहानियाँ कराई जाती हैं। 3 दिन कबल हमने आप ही के प्रोग्राम में ये बताया था कि सिर्फ टैक्सेस की मद में हुकूमत कितने खरब रुपए जमा कर चुकी है जो मुख्तलिफ बिजली सार्फिन है उसके, और जब भी दिल चाहता है टैक्स के ऊपर टैक्स लगा देते हैं, और जहाँ पर टैक्स अगर उन्हें पता चले कि नहीं लग सकता है तो वहाँ पर एक फर्दर टैक्स का खाना लगा देते हैं कि चले ये यहाँ पर कोई टैक्स लगा दें। अब अगर देखें IMF ने ये तो नहीं कहा है कि आपने ये छोरी जो है गरीब के गले पर ही चलानी है। IMF तो कहता है कि भाई आप अपना रेवेन्यू जनरेट करें। अब जनरेट आपसे नहीं होता है तो आप क्या करते हैं कि जनाब आपने ये खलीज जंग एक बहाना था, असल तो ये गरीब निशाना था। इस वक्त मेरे ख्याल 1400-1500 जो है वो अरब आप जमा कर चुके हैं, 1700 तक का आपका टारगेट है सिर्फ लेवी की मद में। ये सिर्फ लेवी के मैं आपको बता रहा हूँ एदाद शुमार, और ये आगे 1.5 महीना रह गया है।
आपने वो 1700 अरब तक भी आप पहुंच जाएंगे, जो आपने वहाँ पर सारा वो जमा करना है। तो यही सूरत हाल यहाँ पर भी है। बाकी टैक्स नेट को इन्होंने नहीं बढ़ाना है, बाकी इन्होंने ये नहीं कोशिश करनी है कि जो अंडर द टेबल जो और जो लेन देन हो रहा है उसको किस तरीके से रोका जाए, जो अंडर इन्वेस्टिंग हो रही है। और इस्लामाबाद मतलब ऐवान इक़्तिदार के गुज़श्ता दिनों की एक खबर थी, ऐवान इक़्तिदार जो है वो उसके बिल्कुल मेरा 2 किलोमीटर भी नहीं बनता था। तो एक बड़ी जो आउटलेट थी उसको इसीलिए FPR ने सील किया अंडर इन्वेस्टिंग की वजह से। तो अपनी जो नैलियों और का जो मलबा है ना वो हमारे ऊपर डाला जाता है। आपने इब्तिदाइये में बात की टोल टैक्स की, में तो ये भी मैं आपको साथ बताता चलूँ कि आज सेनेट में ये भी बताया गया है कि 2024 से 26 तक सिर्फ टोल टैक्स जो है ना जो मोटरवेज के ऊपर वो हमने 71 अरब रुपया जमा कर लिया है। और साथ ही अगर हम अपने तालीमी निज़ाम के ऊपर बात करें तो हाईएस्ट जो होता है वो तालीमी अदारा वो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। तो 163 यूनिवर्सिटियाँ हैं सरकारी, और जिनमें से इस वक्त सिर्फ 23 के अंदर वाइस चांसलर्स मौजूद हैं, बाकी के अंदर में वाइस चांसलर्स ही नहीं है। डंग टपाओ पॉलिसी चल रही है, कायम मकाम वाइस चांसलर मामला चला रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल है मेरे इक़्तिदार के ऐवानों की। चले सायरा जी, इस वक्त आपकी तरफ आना चाहूँगी। हुकूमत ने IMF को बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाने की यकीन दहानी करवा दी है। उसके साथ साथ सायरा जी हम ये देखते हैं कि जो पहले भी हम इस हवाले से बात कर चुके हैं कि 1 अरब 30 करोड़ डॉलर की किस्त जो है पाकिस्तान को मिल चुकी है। सो रोजाना 21 से 22 अरब रुपए कर्ज जो है वो लिया जा रहा है। कहीं नजर नहीं आ रहा, आवाम पे नहीं लगाया जा रहा। ये कर्ज जो लिया जाता है ये जाता कहाँ है? क्योंकि एक आदमी जो है, एक आम आदमी, एक आम पाकिस्तानी, हमारे अवाम जो है वो ये जानना चाह रहे हैं कि कर्ज जाता कहाँ है, क्योंकि अवाम पे तो लगता है इस वक्त वो दिखाई नहीं दे रहा। कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हुकूमत ने छुपा के रखे हों, जो एक बड़ा सा सरप्राइज अवाम को देना हो कि एक सरप्राइज जो है वो दिया जाएगा और अवाम को पता चल जाएगा जो कर्ज हम लेते थे वो इस फॉर्म में उनको वापस मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम आकाशा, आपने कहा आवाम जानना चाहती है वो कर्ज कहाँ जाता है। वो कर्ज इनके पेटों में जाता है। वो कर्ज आपको हमें दिखता है पनामा लीक्स की सूरत में, डॉन लीक्स की सूरत में, और फिर जो इनके अरबों खरबों की जायदादें निकलती हैं, उनके स्विस बैंक अकाउंट, इनके सरे महल, इनके एवन फील्ड, इनकी वो जाती उम्रा की बादशाहत, ये सारी चीजें अवाम को पता है और नजर भी आती हैं। फिर अभी आप देख लें इनके अलल्ले तलल्ले, इनकी अयाशियां कि एक भीख मंगे हुक्मरान हैं, मगर आप इनके ताम झाम देखें जब ये भागने, ये वो मांगने के लिए जाते हैं। फिर सूबे में इतना पैसा आ जाता है कि 11-11 अरब के जहाज की 2 जोड़ियां ले ली जाती हैं कि भाई यहाँ से हमें डेरा गाजी खान जाना हुआ तो कैसे जाएंगे। डेरा गाजी खान ने किसी शहर का नाम बताया था, तो वो मैंने फासला उसका देखा था कि अगर रहीमर खान से जाएं तो कितना बनता है और डेरा गाजी खान जाएं तो कितना बनता है। तो बात वहीं पर आ जाती है। फिर सुथरा पंजाब के प्रोजेक्ट में जो सिर्फ एक तहसील का 1 अरब की डिस्क्रिमिनेशन नजर आई है, और उसके बाद कितनी तहसील, तो पैसा तो नजर आ रहा है। उसमें आप कौसार स्कैंडल भी लगा लें, और इन तमाम चीजों के इन जो हुक्मरान बैठे हुए हैं। तो आकाशा, सवाल मुझे समझ नहीं आया कि हमें पता चल रहा है कि कहाँ जा रहे हैं। जो इनकी मरात में इजाफा होता है, जो ये देते हैं, जो वसूलियां अवाम पे डाल दी जाती है ना, कुछ भी है बस अवाम पे टैक्स लगा दो, वो पैसे आ जाने हैं, चाहे वो पेट्रोलियम मसनूआत की फॉर्म में हो, बिजली गैस के बिलों में हो। IMF को ये नजर नहीं आता कि इन्होंने फ्री बिजली के यूनिट्स कितने दिए हुए हैं, ये कितना फ्री पेट्रोल दे रहे हैं, इनकी तनख्वाहों में कितना इजाफा है, आम आदमी के उसमें कितना इजाफा है। आज तो अभी मैं पढ़ रही थी कि कोई खड्डियां कुछ टाइप इस तरह की कोई जगह है जहां पर ये राना सिकंदर है, ये जो उनके हल्के की जॉब्स की एक एड आया हुआ था कि जिसमें वो कहते हैं ना कि तालीम और उसके आगे जो मिनिमम तनख्वाह लिखी थी वो 35 से 40 हजार रुपए लिखी हुई थी। वो भी हातिम ताई की कब्र पर लात मार के दे रहे होंगे। तो ये तो मैं कहती हूँ कि इनसे तो रिक्वेस्ट कर करके थक गए हैं। अब IMF से रिक्वेस्ट है कि खुदा के वास्ते कट लगानी है, कदगन लगानी है तो इनकी अयाशियों पर लगाएं। अवाम से अब और क्या निकालेंगे आप मुझे बताएं। मैं तो परेशान हूँ कि उस शख्स को जिसने बिजली का बॉम्ब गिराया हुआ है, जिसने मीटर फिक्स चार्जेस करके मार दिए हमें, उनको उन्होंने तमगे से नवाज दिया कि भाई तुम्हारे जैसा काम तो कोई कर ही नहीं सकता। सही कहा आपने। यहाँ पर भी देख ले, बंदर बांट हो रही है, किसी को कुछ नहीं पता कि क्या चल रहा है इस मुल्क में, क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। ये जो आए थे
फिर इनके प्रोफेसर साहब कहते हैं कि जी अब ये वजीर आजम साहब ने बोला कि अब हमको क्या कहते हैं कि एटमी कुव्वत बन चुकी है, अभी माशी कुव्वत बनने से कोई नहीं रोक सकता। अपनी मौशत का बता रहे हैं कि हमारी उस एटमी कुव्वत को बने हुए भी तकरीबन 28 साल हो गए हैं। उस 28 साल में एक चीज तो इस मुल्क की सही कर ना सके, तो बस अब गिला तो उन्हीं से बनता है कि जिन्होंने यहाँ पर इनको इस इक़्तिदार के, वो कहते हैं कि इस मसनद पे बड़ा जमान कराया हुआ है कि प्लानिंग इनके पास कुछ नहीं है। जो चीज आती है उसको आउटसोर्स कर दो, उसको बेच दो, उसको ये कर दो, उसके बाद वापस से मैं कहती हूँ कि ये सूरतें लेकर आ जाते हैं और फिर बताते अच्छा हैं। सायरा जी, ये सायरा जी ये पहली हुकूमत देखी है जो खुद ही अवार्ड देती है और फिर खुश भी होती है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक अवामी सर्वे इस पे होना चाहिए कि हुकूमत की जो कारकर्दगी है अवाम उसको किस नजर से देखती है, आप किस नजर से देख रही हैं? मैं भी एक क्लिप देख रही थी तो किसी आम बंदे से पूछा था हुकूमत की कारकर्दगी, उसने कहा ये साल भी पूरा करें और अगले 5 साल भी ये लोग आए ताकि रोजे क़यामत हमारा हिसाब कम हो, कि जो भी गम दुख है हम इस दुनिया में झेल कर जाएं। ये अब पता नहीं कौन से अहमकों की जन्नत में रहते हैं। वो आपकी सीएम पंजाब है तो 6 उन्होंने तारीफ के डोंगरे बरसाने वाले अपने गिर्द रखे हुए जी, और यहाँ पर अगर वो शहबाज शरीफ है तो वो पहले अच्छी चीजों का क्रेडिट चीफ साहब के खाते में डाल देते हैं और फिर बाकी उनके जो नीचे पैरोकार है वो कहते हैं 3.5 साल में ऐसा हुआ था कि बस वो 3.5 साल अगले 30 साल तक ये मातम करते करते मर जाएंगे। बिल्कुल, यहाँ पर 3.5 साल जो है 75 सालों पे भारी हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया सारा जी, आपका पॉइंट इस पे आ चुका है जी। अली इमरान साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। सर, आमदन से ज़ायद असास से एफबीआर को सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ तहकीकात का इख्तियार दिए जाने का जो इम्कान है वो भी जाहिर किया जा रहा है। और पहले दाएं बाएं से कुछ खबरें जो है हमेशा सुनने को मिलती है कि एफबीआर से अब जो अपना काम है इस वक्त वो ठीक से नहीं हो रहा, तो उनको एक और जिम्मेदारी जो है वो सौंपी जा रही है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आकाशा, आप जिक्र कर रही हैं सरकारी अफसरान के, तो मुझे ये बताएं कि एफबीआर के अंदर जो बैठे हैं, अकाउंट सर्विसेज के जो लोग बैठे हैं, क्या वो सरकारी अफसरान नहीं है? क्या वो बाबू नहीं है? जो क्या बाबू अपने ही लोगों पर दोबारा कोई तहकीकात करेंगे या उनके एहसासों का सुराग लगाने की कोशिश करेंगे? किसको नहीं पता कि आप पाकिस्तान की जो इस वक्त ब्यूरोक्रेसी है और उसमें बैठे जो लोग हैं उनके इस मुल्क से बाहर कितने असासे हैं, उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? कैसे मुमकिन है कि एक शख्स जो 2 से 2.5 लाख या 3 लाख रुपए की तनख्वाह लेता हो और उसके 2 बेटे जो लंदन में और अमेरिका में पढ़ रहे हो और उसके बाद उसका लाइफस्टाइल अगर देखा जाए। देखें, आप फिर कहती हैं मुझे आपको समझाने की, आपके नाज़रीन को समझाने की जरूरत होती है। दुनिया में 3 किस्म के ऑडिट्स होते हैं। पहला ऑडिट ये होता है कि जब आप टैक्स फाइल करते हैं तो आप अपना सेल्फ असेस करते हैं अपने आप को टैक्स एजेंसी के सामने कि ये जी इतने पैसे मैंने कमाए और इतना मैंने टैक्स दे दिया। ये नंबर 1 होता है। दूसरा, अगर उनको इस पर भरोसा ना हो तो वो आपको ऑडिट करते हैं। अगर उस ऑडिट में भी आप क्लीन चले जाते हैं और उनको शक पड़ता है कि आपने जो बताया उसके ऊपर हमने ऑडिट किया, उसके मुताबिक ये जो चीजें आ रही है सही नहीं है, तो उसके पीछे फिर एक लाइफस्टाइल ऑडिट होता है और उस लाइफस्टाइल ऑडिट के थ्रू ये चीजें देखी जाती हैं कि एक डॉक्टर अली इमरान जो एक 10 करोड़ के बंगले में रहता है, 3 करोड़ की गाड़ी इस्तेमाल करता है, हर महीने के एक्सपेंस उसके 15 लाख रुपए के हैं, और जब वो अपना टैक्स असेस करके हमें दे रहा है तो उसके मुताबिक अगर हम जाएं तो वो तो उसका घर का खर्चा जो है वो 3 लाख रुपया है और जो उसकी गाड़ी है वो 50 लाख रुपए की है और घर का जो असेस करके बता रहे हैं वो 1 करोड़ रुपए का है। तो दिस इज हाउ इंटरनेशनली दे डिटरमिन हाउ मच टैक्स यू आर पेइंग और उसके ऑडिट के बाद चीजें बाहर आती हैं। लेकिन ये एक दराना मुल्क है। अब मैं आ जाता हूँ इस सिस्टम की तरफ। देखिए, जब पाकिस्तान बना 14 अगस्त 1947 से लेकर आज 2022 तक, जब वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ अदम बात लाया गया तो पाकिस्तान के टोटल कर्जे थे 43,000 अरब रुपया। और अगले 4 सालों में जब ये तजर्बाकार आप लेकर आए, इन तजर्बाकारों ने 4 सालों में इस कर्ज को ना सिर्फ दुगना किया बल्कि दुगने से भी ज्यादा कर दिया। आज पाकिस्तान के टोटल कर्जे हैं 97,000 अरब रुपया। तो ये जो लोग इनको लेकर आए, क्या वो ये सोचते नहीं है कि हमने इस मुल्क के ऊपर क्या अजाब नाजिल किया? आज पेट्रोल देख लें, आज गैस देख लें, और आने वाले दिनों में आपको इंशाल्लाह मजीद इन पेट्रोल की कीमतें बढ़ती नजर आएंगी, आपको बिजली की कीमतें बढ़ती नजर आएंगी। सर, यहीं पे मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूंगी। चले, मान लिया इस वक्त आप ये समझें और मैं भी ये समझ रही हूँ, इस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट है, इमरान खान साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर हैं, पूरी दुनिया की मईशत जो है वो दांव पर लगी हुई है, पूरी दुनिया के हालात खराब है, ईरान में इसी तरीके से ईरान और अमेरिका की जंग जो है वो जारी है। सर, क्या उस वक्त हालात इस तरह के ना होते, हालात बेहतर होते? अच्छा,
मुझे आप ये बताएं, मैं एक चीज आपसे पूछूंगा, जब जी। वजीर आजम इमरान खान इक़्तिदार में आए तो फौरन आपने देखा उसके 1 साल के बाद पूरी दुनिया में कोविड, जिसको कोरोना वायरस कहते थे, वो आ गया और इमरान खान की हुकूमत ने 28 साल उस कोरोना वायरस के अंदर गुजारे। पूरी दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां जो वो कोलैप्स कर गई, दुनिया की मईशत कोलैप्स कर गई, लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन के जरिए वजीर आजम इमरान खान ने इस मुल्क की मईशत को भी चलाया, इंडस्ट्री को भी चलाया और फैसलाबाद के अंदर आपकी मिलों में मजदूर कम पड़ गए। ये था उसका विजन। सर आप लोग मशवरे भी तो नहीं देते ना इस गवर्नमेंट को, आप लोग इनसे बात ही नहीं करना चाहते। सर इस पे आपका पॉइंट आ चुका है, बहुत शुक्रिया। आतिफ भट्ट साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं एटमी ताकत के बाद पाकिस्तान को मौशी ताकत भी बनाना है, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस वक्त ये कह रहे हैं कि मौशी मुश्किलात में इजाफा ही होता नजर आ रहा है, कमी जो है वो बिल्कुल नहीं होगी। सर हुकूमत ने 2031 तक बिजली के शोबे का गर्दिशी कर्जा सिफर करने का एक अज़्म जो है वो किया है और IPPs के साथ मामला जो है वो कह रहे हैं कि जून 2026 तक हल करने का हदफ है हमारा। कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, या ये करना क्या चाह रहे हैं, या ये आवाम को एक और लॉलीपॉप दे रहे हैं? आकाशा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। ये जो 2031 का नारा लगाया गया है, ये बेसिकली एक बड़ी लंबी छोड़ी गई है। क्या 2031 तक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ रहेंगे? पहला सवाल तो ये है, या फिर इतने अरसे के लिए शायद उनको कोई यकीन दहानी हुई है। और दूसरी तरफ है कि ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को मुआशी तौर पर हम बड़ा अच्छा करेंगे। क्या तब तक आवाम जो है वो ज़िंदा रह पाएगी? जितने किस्म के टैक्सेस और महंगाई इन्होंने की हुई है और पर कैपिटा इनकम में कोई इजाफा नहीं है और महंगाई कर करके ये आलम हो गया है कि अब लोग जो है वो, कल भी सारा बानो कह रही थी कि हम बत्तियां जलाते हैं से पहले सोचते हैं कि ये हमारा जो है ना बेसिकली खून नुचड़ रहा होता है। तो यही इस वक्त आलम है कि हुकूमत, ये बिजली महंगी होने की बात हुई, बिजली ज़ाहिर है महंगी होनी है। जब पेट्रोल महंगा होगा तो उससे जो बनने वाली बिजली है वो भी महंगी होगी। और अब अगर पेट्रोल जो है उस पर टैक्सेस हटा लिए जाएँ तो ये तकरीबन 250 रुपये में पेट्रोल पड़ रहा है। हुकूमत तमाम टैक्सेस डालकर ये 300 रुपये में फ़रोख्त कर सकती है, लेकिन वो नहीं करेगी। लेकिन हुकूमत के पास जो अदर ऑप्शंस हैं, ये तो निचोड़ रही है एक तरफ से, ऊपर से उन्होंने अब जो सूरज की रोशनी से आप जो बिजली जनरेट कर रहे हैं अब उस पर भी टैक्स लगा दिया है। और अपोजिशन को जिस ये सही आवाज़ उठा रही है कि हमें लगता है कि मुस्तकबिल में इनको जो ऑक्सीजन है, जो पाकिस्तानी सांस ले रहे हैं जिस हवा में, ताज़ा हवा में, इस पर भी जो है वो टैक्स लगता हुआ नज़र आ रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान की मुआशी हालत को बेहतर करते करते पता चले पाकिस्तान की जो आवाम है वो ख़त्म हो चुकी हो। और ये जो वज़ीर-ए-आज़म है उनकी जानिब से ये IMF की शराइत मानना, अब शराइत IMF की है ये सबको पता है। वो शराइत ना भी हो तो जो नया टैक्स लगाया जाता है तो उसको नाम दे दिया जाता है जी IMF की तरफ से ये डिमांड आई है। IMF के चुंगल से इन्होंने निकलना नहीं है। वो तारक सुमैर साहब कहते थे कि नवाज शरीफ ने निकाला, तो नवाज शरीफ जो इस वक्त सियासत में 13वें खिलाड़ी बन के, 12वें भी नहीं 13वें बन के बैठे हुए हैं, वो क्यों अपने भाई को दोबारा मशवरा नहीं दे रहे कि जिस तरह मैंने 2016 में IMF के चुंगल से जान छुड़ाई थी तो अब आप भी छुड़ाएं। लेकिन वो 13वां खिलाड़ी बनना जो उन्होंने बेहतर समझा हुआ है और शायद वो अपने भाई से नाराज़ हैं कि वो उनकी जगह पे शहबाज शरीफ जो वज़ीर-ए-आज़म बने बैठे हैं और मुल्क में जो है वो हुकूमत कर रहे हैं। ये जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है, इससे आप पाकिस्तानी आवाम को किसी अच्छे की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। ये IMF का नाम लेकर, और ये जो अभी पाकिस्तान का तेल आ रहा है समुद्री रास्ते से, इसके बावजूद भी इतना महंगा कर दिया गया है। ये लगता है ऐसे ही है कि जैसे ये ईरान अमेरिका की जंग नहीं है, पाकिस्तान की जंग हो रही है और पाकिस्तानी जंग जो पाकिस्तानी अवाम जो है उस जंग का खमियाजा भुगत रहे हैं। सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन आपने बात किया कि अपोजिशन जो है आवाज सही उठा रही है, सो कोई आवाज दूर से सुनाई दी आपको या वाकई कुछ ऐसा हुआ? नहीं, वो उनके जो एक आधे जुमले होते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के हद तक वो तो ठीक है, लेकिन दूसरा जो उनको आवाज उठानी चाहिए, अपोजिशन भी फ्रेंडली फायर जो है वो पार्लियामेंट के अंदर खेल रही है। उनको पता है उनका लीडर अंदर बैठा हुआ है और अगर हमारी कहीं मुलाकात होगी तो वो हमें एहतजाज का कहेगा पार्लियामेंट के अंदर और बाहर। और यहाँ बता दें, पार्लियामेंट में कोई तहरीक इल्तवा जमा हुई है, कोई कॉलिंग अटेंशन नोटिस जमा हुआ है? देखें जी, कोई एक अपोजिशन की तरफ से मुझे बता दें इस इशू के ऊपर अगर कोई हुआ है तो बाहर को चले छोड़। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, जब से हम कौमी असम्बली कवर कर रहे हैं, जब से ये अपोजिशन आई हुई है, उस वक्त से ये सिर्फ इमरान इमरान इमरान, जेल, अडयाला जेल से अदालतें, इसके अलावा वो भी जब भी आवाज उठाई है सिर्फ इस हद तक ये एहतजाज जो किया है वो इसी हद तक किया है। इससे आगे अवाम से मुतल्लिक अवाम के इशूज पे कभी इन्होंने बात नहीं की और ना ही अभी ये महंगाई से महंगाई दर महंगाई होती जा रही है। पार्लियामेंट के अंदर जो है ये लॉलीपॉप लेके मुंह में बैठे हुए हैं। सर, कहा जाता था सबसे स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन है ये, लेकिन इस ऑपोजिशन ने, आपने कहा कि एक
एक जो नुक्ता था उस पे ये सब मुत्तफिक थे कि बानी की रिहाई जो है या एहतजाज तो ये थे, लेकिन आज तक वो काम भी इनसे नहीं हो सका है। ये वो वाली अपोजिशन जो है, ये वो वाली अपोजिशन है जो एक कोने में बैठी है और वो बच्चा है जो सिर्फ रोई जा रहा है कि मैंने किसी से बात नहीं करनी, मुझे किसी से बात नहीं करनी। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले भी अपोजिशन के हवाले से बात हो रही थी कि अपोजिशन जो है एक नुक्ते पे हमेशा सब जो है वो मुत्तफिक नजर आते हैं, मुत्तहिद नजर आते हैं कि बानी पीटीआई की रिहाई, लेकिन वो भी काम इनसे नहीं हो पाता। सारा जी, आपकी तरफ आना चाहूंगी। सलमान अकरम राजा साहब जो है वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बानी पीटीआई पर तशद्दुद किया जा रहा है और उनकी एक आंख ज़ाया हो चुकी है, जबकि राना सनाउल्लाह साहब जो है वो दावा कर रहे हैं कि बानी पीटीआई को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात जो है वो फराहम की जा रही हैं। पीटीआई का कोई ना कोई जो वेल विशर है वो थोड़ी देर बाद, थोड़ी सी देर के लिए उठता है, सामने आता है, बयान देता है और फिर गायब हो जाता है। क्या कहेंगी इस पे? पहले तो तस्दीक कर ले, पीटीआई में बानी का कोई वेल विशर है? सलमान अकरम राजा ने सायरा जी कोई तो बात की है ना? नहीं, आप सायरा बानो साहब की बात सुनने की तो कोशिश करें, उन्होंने खास नुकता उठाया है। जी, कोई है कुएं में धकेलने, वेल में धक्का देने वाले हैं, वेल विशर कोई नहीं है। आप अभी सलमान अकरम राजा साहब की बात बता रहे थे कि बानी की क्या था, मैं फिर सिर्फ उस वही लाइन बताइएगा, राना सनाउल्लाह वाली नहीं जी। आपने क्या कहा था? उन्होंने क्या कहा? सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं बानी पीटीआई पर तशद्दुद किया जा रहा है और उनकी एक आंख जो है वो जाया हो चुकी है। तशद्दुद किया जा रहा है और हम जो पंजाब असेंबली, केपी की असेंबली और एमएनए बैठे हुए, हमने हाथों में चूड़ियां पहनी हुई हैं। गाना तो है ना कि 9 चूड़ियां, मगर इन्होंने 2 दर्जन चूड़ियां हाथों में पहनी हुई है। मतलब ना ये कोई तहरीक चला सके, ना किसी तहरीक को लीड कर सके, ना अपनी जुबान से ऐसे दलाइल दे सके, ना एक उस जो फोरम इनको मिला था कि उस फोरम के ऊपर किसी एक बंदे ने सिवाय बड़बड़ करने के, मामलात खराब करने के कोई ऐसी ठोस दलाइल चीजें नहीं बयान कर सके, ना उस पीडीएम से चले। बानी बात नहीं करना चाहते ना, ये लोग तो असेंबली में बैठे हैं, 2.5 साल से ये बैठे, जिस वक्त बैठे होते हैं भले दूसरी पार्टी के होते हैं बट हमारे साथी होते हैं, कहीं अंदर से उनको कायल नहीं कर सके, कोई बात नहीं कर सके। और इनसे बयानात आप सुन ले कि बानी की आंख खुद ना किसी की, वो कहते ना कि शेव में कोई फर्क आए, ना किसी के बालों की लटें उलझी हैं और ना किसी का कुछ हुआ है। बस 1 हफ्ते बाद आके कि वो भी जी बानी की आंख का वो हो गया। जो तुम लोग अपने बानी से ना मुलाकात कर सकते हो, ना उनकी डॉक्टर से मुलाकात करवा सकते हैं, ना आप अदालतों को कायल कर सके, तो काहे के वकील जी? मतलब क्या फीस पूरी नहीं मिल रही या फीस बढ़ानी है कि आप सिर्फ वहां पर? लोगों को तो बहुत भरोसा होता है वकीलों पर, और मेरे ख्याल में खान साहब ने भी वो कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह का किरदार देखते हुए इन वकीलों को टिकट्स दी थी और पार्टी में ओहदे दिए थे। मगर उनको क्या पता था कि उनकी जो जेब में है वो सारे सिक्के हैं, वो खोटे हैं। एक वहां केपीके की गवर्नमेंट है, वो इक्तदार से चिपकी हुई है। सिर्फ वो जो पहले वाले इनके वजीर आला थे वो बड़के मारने में तो माहिर थे, लेकिन काम एक तके आने का नहीं किया। जो दूसरे वाले साहब हैं वो, भाई आपका नाम दिया था, आप सॉरी करते कि ठीक है मैं खान का जान निसार तो हूँ, मैं इश्क़ इमरान में जान दे सकता हूँ, लेकिन मेरे में इतनी वो क्या कहते हैं कैपेबिलिटी नहीं है ये काम करने की। तो बजाय कि आप लोग मुझे गद्दारी का फतवा दे, मैं साइड पर होता हूँ। सारा जी, क्या हो गया? 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया हुआ है सोहेल आफरीदी साहब ने। कौन सा? पहले रोजे गुजार लिए आराम से, अभी दिया है रिहाई फोर्स बनेगी। इस ट्यूसडे को आपने देखा है कि उन्होंने कहा है कि 1 हफ्ते का मैं अल्टीमेटम देता हुकूमत को, अगर इस मरतबा भी बानी पीटीआई मतलब जो उनके मुतालिबात है पीटीआई के इस वक्त के पूरे ना किए गए तो 7 किस्म का एहतजाज होगा, फिर मत रोकिएगा हमें। उनके साथ कोई मशवरा जो दे रहा है ना, तो उन्होंने उनको पट्टी पढ़ाई है, इब के मार साले, इब के मार जी, कि एक थप्पड़ खाने के बाद फिर उठ के कहते हैं कि इब के मार। 5 दिन का अल्टीमेटम देता हूँ। इन्होंने तो मजाक बना लिया है। वो क्या कहते हैं कि हमारे मुल्क के हीरो थे, वो एक साबिक वजीर आजम है, कोई उनके केसेस वो जो हैं ना, ये वकला वहां पर हाजिर होते हैं। जो शुरू में जब केसेस हुए थे, जब ये सलमान सफ्दर और बाकी जो 2-3 नाम है ये गए थे, तब तक तो ये 2 केसेस में टाइम पे नहीं पहुंचे थे कि जज साहब ने बोला, पता चला कि वो उधर से निकल रहे हैं।
तो ये सब ऐसे ही है। अब वो कहते हैं कि आग का इंतजार कर रहे थे, ये तो बानी के खुद जाया होने का इंतजार अपने हाथों से कर रहे थे ये लोग। चलें, ये बहुत और अच्छी उसके बात बाद है कि तर्जुमान पीटीआई भी हमारे साथ है। सायरा जी, यही सवाल उनके सामने रख देते हैं। अली इमरान साहब, अपने जो पॉइंट्स है बहुत अच्छे आप क्लियर करते हैं, बहुत अच्छे से हमें समझ भी आते हैं, हमारे अवाम को भी। सर, जो बातें हम कर रहे हैं यहाँ बैठ के, हमारे अवाम कर रहे हैं, उस पर आपका क्या रद्द अमल होगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल से अब मैं उनकी बात में नहीं बोला तो उनकी बातों का जरा सारा मैं जवाब दे दूं। जी, मोहतरमा ने ये फरमाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला पेश नहीं होते। मेरे ख्याल से शायद उनको पूरी रिपोर्ट्स नहीं है या वो कभी अदालत में आई नहीं। और मैं ये समझता हूँ कि अगर इनको पार्टी का इतना दर्द है तो ये पीटीआई में शामिल क्यों नहीं हो जाती। अगर वज़ीर आज़म इमरान खान इनको इतने अच्छे लगते हैं, उनके लिए कोई काम नहीं कर रहा, तो ये आके काम कर ले, ये आके काम कर ले। दर्द है इमरान खान का तो डाला जाके धरना दे दे। बिल्कुल देती हूँ धरना। इनको जरा चुप करवा लीजिए, मेरी बात सुन लीजिएगा। फिर अगर सुनने का हौसला रखें अली इमरान साहब, सुनने का हौसला रखें थोड़ा सा। जी बताएं। नहीं, मेरी बात मैंने उनकी बात नहीं बोला। आप मेरी बात सुन लें, उसके बाद जवाब ले लें। मेरे से थोड़े आराम से मेरी बात का मैं बोलने भी दूंगा। और अगर इस तरह बोलेगी तो मैं बात नहीं करने दूंगा, फिर मैं इनको एक दफा भी नहीं बोलने दूंगा। अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी। अली इमरान साहब, जिस बानी की आप बात करते हैं उसी की सायरा बानो भी बात कर रही है। बोलना है तो असेंबली में बोलो, अपने बानी के हक में बात करें। इधर चैनल पे बैठ के मुझे क्या नहीं बोलने देंगे। आपने जो असेंबली में किया, अगर आप वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की इतनी हमदर्द है तो आकर शामिल हो जाएं, और फिर दूसरी पार्टी छोड़ दें। अगर आपने वहां पर बैठकर सर, तो आप एडमिट कर रहे हैं कि आपसे कुछ नहीं होगा। सर, आप एडमिट कर रहे हैं आपसे कुछ नहीं होगा। जवाब ले लें। आप 2 वर्सेस 1 मुझे पता है काशा, पहले जवाब ले लें। ये आप बिल्कुल फेयर प्ले नहीं है कि आप एक बंदे को पूरा टाइम देती है, मैं खामोश रहता हूँ। चलिए, आज आपको ज्यादा टाइम दे देते हैं। बताएं सर, बताएं। ऐसा नहीं होगा जी। आप पूरा अगर मेरा जवाब लेंगी उसमें वो बोलेगी नहीं। जी, मैंने बोला। चलिए अली इमरान साहब, अब टाइम वेस्ट मत करें ना, बताइए प्लीज। तो वेस्ट क्यों, मैंने कहीं से दरार ली भी है जो मैं नहीं बोलूंगी। तो भाई अपने बात आपने कर ली ना अपने टाइम पे, अपना टाइम है तो बोल ले। चलिए अली इमरान साहब आ जाए, अली इमरान साहब आ जाए। मुझे कोई फोन मेरे टाइम पे जवाब ले लें। नहीं। देखिए, इन्होंने जितनी भी बातें की हैं मैं बिल्कुल उससे इत्तेफाक नहीं करता। बिल्कुल पार्टी वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए काम कर रही है। 9 मई के बाद जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, उसके बाद आज तक हमारे 12 से 14 हज़ार लोग जो है वो जेलों के अंदर पड़े हुए हैं। 5 अक्टूबर 26 नवंबर को हम इस्लामाबाद पहुंचे। इस्लामाबाद में कैसे पार्टी कारकुनों के सरों में जो है वो गोलियां दागी गई। ये सायरा बानो साहब वहां पर नहीं आई थी, वो पार्टी कारकुन आए थे और लाखों की तादाद में लोग निकले थे। उसके बाद मेरी कायद आलिया हमजा ने पंजाब में 500 रैलियां की, छोटे बड़े तरह से जुलूस किए, और उसी की मद में उन्होंने 16 महीने पहले काटे। और आज भी वो कोट लखपत जेल के अंदर पड़ी हैं और उन्हें उस वार्ड में रखा गया जहां पे मैडम आप बात सुनती नहीं है, आप बोलती पता नहीं कैसी चल रही है। आप पहले बात सुन लेना, आप बात सुन लेना। इस तरह मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, आपकी तरह भी मैं नहीं बोलने दूंगा आपको। आप अपनी बारी में बोले, आप जब भी बोलते नहीं, आप अपनी बारी में बात करें। अली इमरान साहब, आपने भी कहा कि इतने लाख कारकुन जो हैं वो बाहर निकले, तो आप भी ये एडमिट कर रहे हैं कि आपकी क़यादत कुछ भी नहीं कर रही। कारकुन बाहर भी आए थे लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया आप लोगों से। चली जाएं, आप बोलती चली जाएं और फिर आप उसका जवाब भी ना सुने। मतलब अच्छा, अली इमरान साहब, एक और सवाल आपके सामने रख लूं। आप कह रहे हैं कि जो जितनी भी हमारी सीनियर क़यादत है, जो सिंसियर क़यादत है, सिंसियर क़यादत, वो इस वक्त जेलों में है, तो क्या जो बाहर लोग हैं वो सिंसियर नहीं है? और क्या वो जेलों की हवा नहीं खाना चाहते? तमाम पार्टी खान साहब से सिंसियर है, तमाम लोग सिंसियर है। मेरे बार पर आपको ये कहा कि पार्टी ने हर फोरम पर एफर्ट की। पार्टी आज भी, आप केसेस के अंदर जाएं, आपको हर खान साहब की पेशी पे अगर ये असगर चौधरी साहब बैठे हैं, इनसे पूछें, आज भी अभी इनकी तरफ आएंगे। 200 से 300 लॉयर बैठे होते हैं। चले असगर चौधरी साहब आपकी तरफ आ जाती हूँ। असगर चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि बहुत, मतलब हम सब ही सिंसियर है, बानी पीटीआई के साथ भी और पार्टी के साथ भी। आप सर इसी बीट के हैं, पीटीआई को देखते हैं, पीटीआई के अंदर की खबरें आपके पास होती हैं। अब बता दें सर जी, कौन सी क़यादत है जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंसियर, और आवाम जो है वो किस पे ट्रस्ट करे? जी बहुत शुक्रिया काशा। मैं बिल्कुल डॉक्टर अली इमरान साहब जो हैं, वो उनकी लॉयल्टी के ऊपर किसी किस्म की उंगली उठाने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। इन जैसे लोग हैं, लेकिन इनकी पूरी बातों से मैं इत्तेफाक नहीं करता। ये चंद सरफिरे लोग हैं जो आज भी खान के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन जिन्हें करना चाहिए वो कहाँ पर हैं, ये असल सवाल ये है। देखे ना, अब सायरा बानो साहब ने कोई गलत बात नहीं की, उन्होंने खान के हक में बात की, और मेरे ख्याल में ये जवाब भी नहीं बनता है कि आप पार्टी में शामिल हो जाएं। आप असगर चौधरी बैठ के इमरान खान के हक में बात करेगा तो लाजमी नहीं है कि उसे पार्टी में शामिल हो जाए। उसे नजर आ रहा है कि इमरान खान के साथ गलत हो रहा है। बिल्कुल।
बुशरा बीबी के साथ गलत हो रहा है, कोट लखपत में जो कैद हैं उनके साथ गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और ये आवाज़ हर शख्स जो समझता है कि ये गलत हो रहा है, ये आवाज़ उठा रहा है। असल सवाल यही है कि पार्टी क्या कर रही है और आखिर इस हद तक मायूसी हम जैसे लोगों में क्यों आई है। ऑफ कैमरा बैठ जाए डॉक्टर अली इमरान, हमें मुतमिन करके बता दें। बिल्कुल एक सवाल अभी आलिया बीबी के हवाले से उठा है, बता दें कि उसमें किसी का हाथ नहीं था, आलिया बीबी को किसने अंदर करवाने में किसी का हाथ नहीं था। जुबान ज़द-ए-आम है सारे मामले। मुझे ये बताइए कि हालत तो ये है कि आप पार्लियामान के अंदर जुनैद अकबर खान को लाने वाला, इमरान खान के हुक्म के ऊपर जुनैद अकबर खान को सदर बनाया गया था खैबर पख्तूनख्वा का। इकबाल अफरीदी साहब उठते हैं, जुनैद अकबर के गले पड़ जाते हैं। पार्टी के अंदर जनाब सलमान अकबर भाई सब कुछ और कर रहे होते हैं, और जिनके ऊपर जो एक हमला हुआ था F7 में, वो आज कहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारे जो दोस्त हैं सेक्रेटरी इतला थे, वो पेशावर से ही बाहर नहीं निकलते। आपकी कोर कमेटी के अंदर क्या कुछ नहीं हो रहा। कल ही आपने मिशाल साहबा की बात की थी ना, मिशाल साहबा के क्रेडिट के ऊपर क्या है, कौन सी कुर्बानियाँ मिशाल साहबा ने दी हुई है। और आज वो अलीमा खान साहबा के साथ जाके बैठने को तैयार नहीं है कि वो जाके अडयाला के बाहर जाके बैठे। इस मरतबा बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा क्राउड था। मैं इसे समझता हूँ कि ये जो लास्ट जो सुहेल अफरीदी जब गए अडयाला के बाहर, गो के वहाँ तक जाने नहीं दिया गया, दागल नागे से ही पीछे रोक दिया गया। ये डॉक्टर साहब को भी पता है इस चीज का। अच्छा क्राउड था सर, अच्छा क्राउड था। क्रेडिट किसको जाता है? सुने देखिए असगर साहब, क्रेडिट किसको जाता है? सर क्रेडिट तो फिर जाता है ना अलीमा खान को, कि अलीमा खान ने निकलवाया है ना। अलीमा खान ना वो कॉल देती तो वैसे ही जाके वो करते ना, और अलीमा खान कितनी मरतबा अदम एतमाद कर चुकी है। देखें मुश्किल हालात है। मैं ये समझता हूँ कि जो चीज़ हमने 9 मई के बाद पीटीआई के दोस्तों को जिस तरह स्टैंड लेते हुए देखा, और फिर 8 फरवरी का जो इलेक्शन था वो एक अपनी मिसाल आप था, लेकिन उसके बाद ये जो आपके पास मकबूलियत है, इसको लीड भी तो किसी ने करना है ना। फिर क्या कसूर था शेर अफजल मरवत का, क्योंकि वो आवाज हर जगह बुलंद करता था। क्या कसूर था अली अमीन गंडापुर का? अली अमीन गंडापुर का क्या कसूर था अगर यही कुछ करना था। और अब तो खबर ये भी आ रही है कि मुराद सिंह साहब एक्टिव हो चुके और खैबर पख्तूनख्वा की जो है वो वजारत आला शिप जो है वो भी जल्द जो है वो शायद तब्दील हो जाए। असल इशू ये नहीं है, हम डी ट्रैक हो रहे हैं। मैंने 1 पॉइंट में अपने में बात अली इमरान साहब 1 मिनट दीजिएगा प्लीज, 1 मिनट। देखिए इशू ये है इस वक्त इमरान खान साहब का, बुशरा बीबी का, कोट लखपत जेल का। अगर पीटीआई से कुछ नहीं हो सकता है, हुकूमत भी इनकी कोई बात मानने को तैयार नहीं है। राना साहब अली इमरान साहब मैंने आपकी बात पूरी कर रहे थे ना, मैंने अफसर मुदाखलत नहीं की, मेरी सुन ले, नहीं तो फिर मैं भी इसी तरह शुरू हो जाऊंगा। बात यह है कि कल फवाद चौधरी जब उठा था तो फवाद चौधरी की बात सुन लेते ना। एक सीनियर लोगों के ऊपर कमेटी बना देते जिन्होंने मजबूरी की हालत में पार्टी छोड़ी थी, वो तो बिठाने के लिए तैयार थे, आप उन्हें कर लेते। असगर चौधरी साहब आपका इस पे पॉइंट आ चुका है। अली इमरान साहब आपकी तरफ इस वक्त में आना चाह रहे, कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी मैं बिल्कुल कहना चाह रहा हूँ। देखिए 9 मई के बाद से लेकर फिर 8 फरवरी 2024 के बाद से लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितनी मुश्किलात से बाहर बैठ के लोग बड़ी बातें कर लेते हैं। मैं असगर चौधरी साहब की बात ही कर रहा, वो रिपोर्टर साफी उनको पूरा हक पहुंचता है। बाहर बैठ के लोग जरूर बातें करते हैं कि पार्टी ने फलाह होंगे कुछ लोग जो पार्टी को इस वक्त शायद लीड ना करना चाह रहे हो, लेकिन मेजॉरिटी ऐसे लोगों की है जो पार्टी को आगे लेकर चलना चाहते हैं, जो इमरान खान के काज के साथ बिल्कुल मुखलिस है। वो हर जगह पर आपको नजर आता है। मेरे जैसा एक कारकुन मैं पार्टी की हर जगह पर मौजूद होता हूं। असगर चौधरी साहब इस बात की गवाही देंगे कि आज भी जब खान साहब की पेशी होती है हाईकोर्ट के अंदर तो 200-300 से ज्यादा वकील वहां पर बैठे होते हैं। देखिए 27th अमेंडमेंट के बाद जो अदालतों का हाल कर दिया गया, जिस तरीके से अदालतों को एग्जीक्यूटिव के नीचे लाया गया, इंसाफ की तो कहां करें। हम 24 दफा हाईकोर्ट गए हैं खान से मुलाकात के लिए और 15 दफा सुप्रीम कोर्ट। अगर वहां से हमें रिलीफ नहीं मिलता तो हम कोई ऐसी हम एक पॉलिटिकल जमात है, हम कोई गुरिल्ला पार्टी तो नहीं है, कोई गुरिल्ला ग्रुप तो नहीं है कि बंदूकें लेके बाहर निकलेंगे। हम अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अदालतों में जा सकते हैं, पॉलिटिकल फोरम पर बात कर सकते हैं, जलसे कर सकते हैं, जुलूस चलें पूछ रहे थे। सर आपका पॉइंट आ चुका है। अब इस पे आतिफ भट्ट साहब पुरअमन एहतजाज तो कर सकते हैं ना? पुरअमन एहतजाज जो है वो भी इनकी जानिब से नजर नहीं आता। मतलब इनको सिर्फ ये लगता है कि अगर हम बाहर आ गए तो ये समझा जाएगा कि हम इंतशार फैलाने के लिए बाहर आए हैं या मुल्क बंद हो जाएगा हमारी वजह से। काशा सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि बानी पीटीआई की जानिब से जिस एतमाद के साथ ओहदे कह लें, टिकटें कह लें, ये दी गई और उसके बाद जिस तरह वज़ारत आला दी गई, तो उसके पीछे एक तहरीक भी मकसद था, एक जदोजहद थी, जो अभी तक मैं तो समझता हूँ कि इन्होंने
मुतफिका पॉलिसी बनाकर मुतफिका पार्टी की अभी तक शुरू नहीं की, और आज भी रिज़ल्ट वही है कि जो अगर आप 6 महीने पहले चले जाएं तो इनके मुलाकातें जो है वो मंगल के रोज़ नहीं होने दी जाती थी, आज भी जाते हैं मंगल के रोज़ मुलाकातें नहीं होती, जुमेरात को भी नहीं होती। तो यहाँ पर पॉलिटिकल इनकी जो पॉलिसी जो है वो क्या है, वो कोई नहीं है। अगले हफ्ते का टाइम दे देना, अगले हफ्ते जाएंगे, उससे अगले हफ्ते की एक वो डेडलाइन दे देगी। ये ऐसे ही है जैसे जो ट्रंप है वो धमकियां दे रहा होता है ईरान को, और इसी तरह जो पीटीआई है वो धमकियां दे रही होती है हुकूमत को। यहाँ पर एक जो मैं तो इनसे जो इनके पार्टी के ओहदेदारान हैं उनकी जितनी इस वक्त तक नाकामी है पार्लियामेंट के अंदर और बाहर, इन ओहदेदारान से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने ओहदे जो हैं वो छोड़ दें, क्योंकि जिस मकसद के लिए, जिस काज के लिए आपको खान ने एक लीडर बनाया था, कुछ लोगों के ऊपर एक ओहदा देकर बिठाया था, वो आप मकसद पूरा करने में अभी तक नाकाम रहे हैं। दूसरी बात ये मुलाकातों की करते हैं, मुलाकातों पर पाबंदी किस वजह से है? वो ये हुकूमत कहती है कि ये कानून है या तरमीम है या रूल्स कहते हैं कि आप अंदर पॉलिटिकल गपशप ना करें, हालांकि होती है, ये नवाज शरीफ जब जेल में थे उस वक्त भी होती थी, लेकिन उसको बाहर आकर इतना पब्लिकली और उधर ये डाला जेल के बाहर कोशिश करना कि मैं सबसे पहले इमरान खान का पैगाम जो है वो मीडिया तक पहुँचा दूँ और मैं हीरो बन जाऊँ और कि मैं फलां के ज़रिए पैगाम बाहर आया है। बैरिस्टर गौहर जी, मैं आपको दावे से कहता हूं कि बैरिस्टर गौहर आज रिक्वेस्ट करें स्पीकर अयाज सादिक से कि मेरी मुलाकात करवाएं, यानी कि बैरिस्टर गौहर की। तो हुकूमत का कोई भी शख्स, वज़ीर दाखिला से लेकर वज़ीर आज़म तक, कोई भी शख्स बैरिस्टर गौहर की मुलाकात करने से इनकार नहीं करेगा, और वो करेंगे इसलिए मुलाकात नहीं क्योंकि बैरिस्टर गौहर को पता है कि फिर उसके बाद उनके ऊपर गद्दारी के फतवे लगने हैं, और जिन पैरामीटर्स के अंदर उन्होंने मुलाकात करनी है, और इमरान खान ने भी उनको डांटा है कि तुम एजेंसियों के टाउट हो और जो तुम्हें तो इजाज़त मिल जाती बाकी किसी को नहीं मिलता। माजी में भी जब स्पीकर की जानब से इजाज़त मिली बैरिस्टर गौहर को, तो उन्होंने रिक्वेस्ट करके इमरान खान की बहन को अंदर भेजा। उसके बाद जो बाहर आकर उन्होंने जो सारे मीडिया टॉक की या जो पॉलिटिकल जो कुछ भी बोले, उसके बाद ये सिलसिला बंद हुआ। अभी भी पीटीआई के लोग ये जो तमाम तर बातें कर रहे हैं, आग ज़ाया हो गई है। सलमान अकरम राजा जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को सोशल मीडिया के अंदर जिंदा रखें, हालांकि उनको गुस्सा हुकूमत पर इस बात पर आना चाहिए कि आप सिर्फ इमरान खान की आंख ज़ाया कर रहे हैं, पूरा ज़ाया क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल। अच्छा चले सर हो गया। असगर साहब, मुझे यहाँ पे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। सलमान अकरम राजा साहब, अक्टूबर से मई तक, सर आज 8 मई वो गुजर चुके हैं। सो पहले आप लोगों की जानिब से कहा गया था कि कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, सो सब काम डाउन रहे, फिर आप लोगों ने ऐसा ही किया, पार्टी बिल्कुल ठंडी होकर बैठ गई, और आप दोबारा से आप ये कह रहे हैं और इल्जाम लगा रहे हैं कि बानी पीटीआई पर तशद्दुद किया जा रहा है, उनकी एक आंख जो है वो ज़ाया हो चुकी है। अब आपके पास ये खबरें कहाँ से आ रही हैं, इस पर बात होगी। यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले ये वीडियो देखिएगा, इसके बाद इस पर बात करते हैं। और केपीके का भी यही मुतालबा रहा है माजी में कि बीआईएसपी सूबों को दिया जाए, तो इस पे आपका क्या रद्द होगा सर? एक तो आई डोंट नो कौन सा वो पार्टी वजीर का आप जिक्र कर रहे हो, स्टेट मिनिस्टर राना सनाउल्लाह ने भी खेलदास ने। सॉरी सर, थैंक यू। असगर चौधरी साहब, हुआ कुछ ऐसे, ये वीडियो भी सर आपने देखी है कि बीआईएसपी के हवाले से एक सवाल होता है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, और वो उस सवाल से खुद को अलग करना चाहते हैं, और उसके बाद वो कहते हैं नहीं मुझे उस वजीर के बारे में कुछ नहीं पता। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि साथ ही जो बैठी शाजिया तामरी साहिबा हैं, पुरानी कारकुन है पीपल्स पार्टी की, वो कहती है कि सर ये खेलदास के हवाले से बात कर रहे हैं, कोई ये विफाकी वजीर नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आई एम नॉट आस्किंग यू, मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ। फिर वो कहती है नहीं मैं आपको बता रही। वो साथ ही कहते हैं भाई थैंक यू बहुत शुक्रिया आपका, आप मुझे मतलब ये जो उनका रवैया था, क्या ये रवैया जो है, जो सीनियर क़यादत है, जो भी पार्टी है उसकी जो सीनियर क़यादत होती है, वो डिजर्व करती है कि उसके साथ इस तरह का रवैया जो है वो अपनाया जाए चेयरमैन जो होते हैं पार्टी के, उनकी जानिब से? बहुत शुक्रिया काशा, आई वॉज देयर, ठीक है। और चूँकि जो ये कमेटी रूम नंबर जो 2 है, सायरा बानो साहबा बहुत अच्छी तरीके से इस रूम से वाकिफ़ हैं, और इसमें वो बैठी हुई थी, और बिल्कुल आखिरी 5वीं चेयर थी, और सेंटर में बिलावल भुट्टो साहब थे। तो ज़ाहिर है उन्होंने टोका है अपने लीडर को, और यही तो जमहूरियत है हमारे पास कि हम किसी को बात नहीं करने देते। किसी की क्या जरूरत है कि वो बात करे, वो चाहे कहीं मरकजी सेक्रेटरी इतलात ही क्यों ना हो। शॉर्ट आंसर इस पे चाहूंगी आपका।
मैडम यही बात है ना, क्या बस क्यों यही हो गया, जुर्रत बस करे यही लीडर देखा। के सामने। चले सायरा जी आपकी तरफ आ जाते हो। सर सायरा जी, पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है उन्होंने ये हरकत किया, सो डेफिनेटली आपने भी ये वीडियो देखी होगी। क्या एक पुराना कारकुन जो है उसने सब कुछ अपना इन्वेस्ट कर दिया वो पार्टी के लिए, इस तरह का रवैया जो है वो डिजर्व करता है, वो भी जितने भी वहां पे सहाफी थे मौजूद थे? नहीं, अब मैं मौजूद नहीं थी, जो वीडियो मैंने देखी है, मैं इस पे पुराना साथी है तो पुराने साथी को इतनी सीनियर है तो उनको उस मीटिंग के आदाब भी पता होना चाहिए। जब आप देख रहे हैं कि आप एक जिक्र से आपके चेयरमैन साहब अवॉइड कर रहे हैं, उनको पता है, जाहिर है खेलदास का नहीं पता होगा, वो अवॉइड कर रहे हैं, वो नहीं उनको इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे, तो फिर ये वो क्या कहते हैं, बताने की जरूरत क्या थी। अब बाकी अखलाकियात क्या है क्या नहीं है, अब उसके पीछे जाएंगे तो फिर बड़ी बातें हो जाएंगी। तो बाकी ये कि उस वक्त आपका चेयरमैन है वो बात कर रहे हैं। अब खेलदास अच्छे इंसान हैं, वजीर ममलिकत भी बन गए नून के उसमें, बट फिर यहाँ पर आपको पता है ना कि इंसान को फिर पूरा पता होता है, तो वो नहीं अहमियत देना चाह रहे थे, तो नहीं वो उस पर बात नहीं करना चाहते थे। ये तो सीनियर शाजिया तमरी साहिबा को भी चुप रह जाना चाहिए था। चले अली इमरान साहब क्या कहेंगे इस पे? जी सायरा जी बताइएगा। तो मैंने कहा जब वो देख लें भाई, वो अब आपकी जहानत का अंदाजा इसी से होता है ना कि आपका अगर कोई लीडर है या साथ कोई बड़ा बैठा हुआ है, बड़ा मतलब ओहदे के हिसाब से भी ज़ाहिर एज वाइज अगर हम बहस में पढ़ेंगे तो वो छोटे हैं, बट ये कि चेयर बड़ी थी, तो वो देखिए हम तो जब बैठे हुए होते हैं तो वो कहते हैं हम बाबूजी का मन पढ़ लेते हैं, चल कि बाबूजी के मन में क्या होता है। हाँ, मैंने भी वो वीडियो देखी है, वैसे दिल थोड़ा सा मेरा भी दुखा है। अली इमरान साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। सर, माजी में हालात जो थे वो कहा जा रहा है कि बहुत ही ज्यादा आसान थे ट्रंप के लिए, लेकिन मिड टर्म इलेक्शन जो है वो भी सर पे खड़े, लेकिन ट्रंप के लिए हालात जो हैं वो अब बहुत ही ज्यादा खराब हो चुके हैं। सो मिड टर्म इलेक्शन में ट्रंप जो है जीतने के इम्कान जो है उनके 10% रह गए हैं, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ये तो इंटरनल पॉलिटिक्स है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, जी। और वहां पर 2 पार्टी सिस्टम है, और कभी रिपब्लिकन्स आ जाते हैं और कभी डेमोक्रेट्स, तो फर्क कुछ नहीं पड़ता। दोनों की पॉलिसी आपकी तरफ जो है वो, मैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा, अगर रिपब्लिकन जीत जाए तो एट द एंड ऑफ द डे उनके पीछे जो लोग बैठे हैं, जो कंपनीज बैठी हैं, जो उनको स्पॉन्सर करती है, वही कंपनियां जो है अगले इलेक्शन में डेमोक्रेट्स को जो है वो स्पॉन्सर करती है, तो दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। अगर ये हार जाएंगे तो दूसरे आ जाएंगे। और मैं आखिर में इस चीज का एक जवाब दे रहा हूं, जो हमारी बहन है सायरा बानो साहिबा, जब अगर मैं कोई बात वो करती है मैं उसका जवाब देता हूँ तो उनको हौसले से सुनना चाहिए, वरना बाद में जाकर, मैं आज भी बड़ा उनका एहतराम करता हूँ, एहतराम से कहता हूँ, फिर वो जाकर ट्विटर पे ट्वीटर करवाती हैं लोगों से कि अब ट्वीट करें मेरे साथ ये हो गया। तो मेरी बहन जब आप आती हैं, बड़ा एहतराम, खवातीन भी हैं, मेरी बहन भी है, साबिक पार्लियामेंटेरियन भी है, तो जब कोई बात आप कर लिया करें उसका जवाब ही ले लिया। चलें अली इमरान साहब आपका पॉइंट हो गया। चलें सायरा जी काम डाउन सायरा जी आपकी तरफ आना चाहूंगी। जी, फोन तो आप लोग करवाते हैं कि देखो ऐसे ना करो, अच्छा बंदा है, बात कर लो जिसके लिए तुमने बात की है। मैंने कभी आपसे ऑन रिकॉर्ड आप उनको पीछे में छुपा के रखे हैं, वहां पर बैठ के कह रहा हूं कि मैंने कभी ना आपको कभी अप्रोच करने की कोशिश की है। चले अली इमरान साहब, चले ऑन रिकॉर्ड। सायरा जी काम डाउन आपकी तरफ आना चाहूंगी। आतिफ भट्ट साहब, हम देख रहे हैं कि अमेरिका ने चीन से मदद मांगी, एक दौरा जो है होता है वो सदर डोनाल्ड छोड़कर मेरे पीछे पड़े में आकाशा, एक सेकंड, और जो उनका जो अल्फाज थे वो भी उनकी, वो कहते हैं ना कि अंदरूनी कैफियत के मजहर है, दिखाई देता है। वो उन्होंने कहा ना इतना दर्द है तो हमारी पार्टी में आ जाए, ये सुना नहीं लगता, फिर तो सही हक बजानब है वो कि अगर इतना दर्द है तो मुल्क छोड़कर चले जाओ। ये तो एक ही माइंडसेट हुआ। इतना खान साहब के दर्द रखती है तो इधर आ जाएं। चलें बस चले आतिफ भट्ट साहब आपकी तरफ आ जाते हैं। सर, अमेरिका ने चीन से मदद मांगी है, ये जो दौरा होता है ट्रंप साहब का, उसके बाद हम देखते हैं शी जिनपिंग जो है उनसे एक मदद जो है वो मांगी जाती है। अली इमरान साहब प्लीज इस पे रहने दीजिएगा मुझे। आतिफ भट्ट साहब, इंडिया ने, हम देख रहे हैं कि इंडिया ने भी और उसके साथ हम देख रहे हैं कि चीन ने भी अमेरिका की नहीं सुनी। इस पे तेल जो है वो इस वक्त लिया जा रहा है ईरान से, जबकि इसके बरक्स अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में हालात भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं, और पाकिस्तान में इस वक्त अगर देखा जाए तो हर तरफ हर कोई एहतजाज करने को तैयार है कि भाई हमारा जो है कोई गुजारा नहीं हो रहा, हम तो हैंड टू माउथ जो है वो इस वक्त हो चुके हैं। सो सर, जब ये दोनों ममालिक साफ इनकार जो है वो कर सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? आकाशा, मैं इस टॉपिक पे आने से पहले अली इमरान साहब को एक ज़रूर जवाब दूंगा कि जब पीटीआई
दीवार के साथ लगा दी गई थी हुकूमत की जानिब से, तो उस वक्त जो हुकूमत को जवाब देता था पार्लियामेंट के अंदर या उसके बाद जब ये पार्लियामेंट के बाहर जब इलेक्शन वगैरह हुए हैं, तो वो सायरा बानो थी जो पीटीआई की आवाज़ बुलंद करती थी, हालांकि उनका ताल्लुक फंक्शनल लीग से था और वो सिर्फ एक इत्तेहादी थी, और वो इत्तेहादी होने के नाते उन्होंने जो पार्लियामेंट के अंदर किरदार अदा किया है बतौर जीडीए मेंबर, और अब जो आवाज़ वो उठा रही हैं, जो इनकी पीटीआई की जो इस वक्त की क़यादत है, अगर ये मुझे बता दें कि इनके जो बैरिस्टर गोहर हैं उनका क्या किरदार है पार्टी के अंदर, कोई उनकी बात मानता है सेक्रेटरी समेत कोई ओहदेदार। अब मैं दूसरी आपके उस सवाल की तरफ आता हूँ कि जो आपने ये ईरान और अमेरिका जंग के बाद जो पेट्रोल ख़रीदारी के हवाले से बात की है, आज भी जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी जानिब से एक धमकी दी गई है, ईरान को फिर दबाने की कोशिश की गई है चीन के अंदर खड़े होकर, और ईरान ने भी उसका पहले भी वाज़े तौर पर जवाब दिया, 40 दिन की जंग भी की सफ़ाए हस्ती से ईरान को मिटाने के हवाले से। जो उनके अंदर एक जोम था डोनाल्ड ट्रंप के अंदर, वो उन्होंने कि हम 4 दिन के अंदर अंदर ईरान में ये कर देंगे, और वो 40 दिन में भी वो चीज़ हासिल नहीं कर सके। और उसके बाद जो सर जो मेरा सवाल था उसका सिर्फ एक शॉर्ट सा आंसर चाहूँगी आपसे। मुझे आप ये जो इंडिया जो बहुत खराब है, जो इंडिया तेल खरीद रहा है ईरान से, चाइना ने भी साफ साफ इनकार कर दिया कि भाई हम तो खरीदेंगे ईरान से। देखें तो हम क्यों? देखें जो जहां से पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी मुल्क हो, जहां से आपको सस्ती चीज़ मिल रही हो अपने अवाम को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, अब ऑफ द रिकॉर्ड तो नहीं, ऑन द रिकॉर्ड ही बता देते हैं कि जो क्या पाकिस्तान जो है स्मगलिंग के ज़रिए ईरान से तेल पाकिस्तान में नहीं आ रहा, और इसी तरह इंडिया जो है उसकी जानिब से भी इनकार किया गया है, और चीन ने जो है उसने भी इनकार कर दिया है कि भाई हम खरीदेंगे। तो ये खरीदारी की जो पाबंदी है ये अमेरिका बहादुर को नहीं लगानी चाहिए। चलें सर, इस पे आपका पॉइंट आ चुका है, बहुत शुक्रिया आतिफ बड़ा, बसकर चौधरी साहब, डॉक्टर अली इमरान साहब और सायरा जी, आप सभी हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ अपनी मेज़बान आकाश यासीन को दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।